हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज हम ज्योग्राफी की इस क्लास में अपना कुछ टॉपिक जो है छोटे छोटे टॉपिक देखने वाले हैं, जिसमें आपका पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हो गया, विद्युत ऊर्जा हो गया और खनिज से संबंधित सवालों को हम देखने वाले हैं। ऐसे हमारे बहुत से छोटे छोटे टॉपिक होने वाले हैं, जिसमें हम जल विद्युत, ताप विद्युत, इनसे संबंधित सवालों को देखने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ये हमारी श्रृंखला जो चलाई जा रही है, ये घटना चक्र जो है बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन 2026 की बुक से आप सभी के लिए पीवाईक्यू आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, और ये आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 4 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम जो है बीपीएससी ही करवाती है, और क्योंकि बीपीएससी ही करवाती है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है मिलते जुलते रहते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और आपको जो है इस तरह से जो है थोड़ा सा पेपर का लेवल भी पता चल जाता है कि बीपीएससी जो है किस प्रकार से सवाल पूछती है। इस क्लासेस में आपको जो है 38वीं बीपीएससी से लेकर 31वीं बीपीएससी तक के सभी पीवाईक्यू और बीपीएससी सीडीपीओ के अलावा बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 और उसका री एग्जाम के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे साथ चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो है अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। पहले वीडियो को देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इस क्लास की पीडीएफ की, तो इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो वहाँ पर आप जाकर चेक कर लीजिएगा, और वहाँ पर आपको अलग अलग क्लासेस की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो हमारी पहले की क्लासेज हैं, जो आपकी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा, जिसमें बिहार जीके जीएस के अलावा साइंस की भी सभी सब्जेक्ट की क्लासेज आपको देखने को मिल जाएगी। तो हम समय को बर्बाद नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा अपने सवालों की तरफ चलेंगे। और आज का हमारा पहला सवाल है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या बॉम्बे हाई, बिल्कुल नहीं। अंकलेश्वर भी नहीं हो जाएगा। नौगांव गुजरात में भी नहीं। ये आपका दिग्बोई असम में है, दिग्बोई असम में है। तो ये आपका डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। बीपीएससी 56वीं से 59वीं प्री 2015 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार जो है डिगबोई असम में है, और यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पुरानी जो है तेल घाटी है। अगला सवाल देखिए, भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट जो है कब उत्पन्न हुआ था। भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट जो है ये कब उत्पन्न हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 1970 से 1980 के दशक में। 1970 से 1980 के दशक में डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 53वीं से लेकर 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में ये सवाल जो है ये आपसे पूछा गया था। देखिए, भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट वर्ष 1973 में हुआ, जब तेल निर्यातक देशों ने, जिसे हम ओपेक कहते हैं, इन्होंने तेल की कीमतों में जो है अकस्मात 4 गुना से अधिक वृद्धि कर दी थी। अगला सवाल देखिए, मिसलेनियस से जो खनिजों से है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। पेट्रोलियम भंडार जो है ये अरावली की पहाड़ियों में पाए जाते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कहा जा रहा है धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो ये भी आपका जो है गलत हो जाएगा। अभ्रक जो है कोडरमा में पाया जाता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। और कडप्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। 69वीं बीपीएससी में प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, प्रश्नगत विकल्पों में से अभ्रक जो है कोडरमा में पाया जाता है, अतः विकल्प सी सही है। भारत में पेट्रोलियम के भंडार जो है अरावली पहाड़ियों में नहीं, बल्कि ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, गुजरात तट, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र और पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। धारवाड़ चट्टानें प्राकृतिक गैस के लिए नहीं, बल्कि धात्विक खनिजों यथा सोना, मैग्नीज, लोहा, तांबा और टंगस्टन, क्रोमियम एवं जस्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। प्राकृतिक गैसें अधिकांशतः खनिज तेल के साथ ही मिलती हैं, और भारत में प्राकृतिक गैस के शीर्ष उत्पादक क्षेत्रों में अपतटीय असम, गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र जो है शामिल है। अगला सवाल देखिए, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। भारत का कौन सा राज्य जो है थोरियम उत्पादन में अग्रणी है, ये आपको बताना है। तो केरल के मोनोजाइट बालू में आपको जो है थोरियम मिलता है, याद रखिएगा। तो इसका ए विकल्प जो है सही हो जाएगा, केरल। ठीक है, 67वीं बीपीएससी प्री री एग्जाम 2022 में ये सवाल पूछा गया था। प्रश्नगत विकल्पों में देखिए, केरल थोरियम उत्पादन में अग्रणी है, मोनोजाइट थोरियम का मुख्य स्रोत है, और इंडियन रेयर्स अर्थ लिमिटेड एर्नाकुलम जिले में उद्योग मंडल अलुआ में स्थित संयंत्र में मानावाला कुरीची तमिलनाडु से प्राप्त मोनोजाइट को संसाधित कर थोरियम उत्पादित किया जाता है। अगला सवाल देखिए, कैमूर पठार जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, आप सभी लोग जानते हैं। कैमूर पठार जो है ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा।
63वीं बीपीएससी प्री 2017 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में कैमूर पठार मुख्यतः रोहतास और कैमूर जिले में पाया जाता है। यह पठार सैल, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में जो है सीमेंट उद्योग जो है विकसित है। अगला सवाल देखिए विद्युत ऊर्जा, जिसमें तापीय ऊर्जा सबसे पहले है। देखिए बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS ये किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 63rd बीपीएससी प्री 2017 में ये सवाल पूछा गया था। इसका जो सही जवाब हो जाएगा बाढ़ जो है ये आपका बिहार में है। ठीक है, बिहार में है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS ये बिहार राज्य के पटना जिले में स्थित है। इसकी कुल अनुमोदित क्षमता 3300 मेगावाट एवं संस्थापित क्षमता 1320 मेगावाट है। इसके यूनिट 4 को जो है वर्ष 2014 में और यूनिट 5 को वर्ष 2016 में प्रारंभ किया गया था। अगला सवाल देखिए, दूसरे नंबर का सवाल हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में आपको व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण दिशा में जो है व्यवस्थित करना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे पहले जो है विशाखापट्टनम आ जाएगा। ठीक है, विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा फिर हमारा जो आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा काकीनाडा। इसके बाद हमारा आएगा कौन सा? इसके बाद हमारा आएगा मछलीपट्टनम और फिर नागपट्टनम। तो 4 4 4 के बाद 1, इसके बाद 2 और 3। तो 4 1 2 3 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए भारत के बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थापन इसी प्रकार हो जाएगा जैसा मैंने आपको बताया। अगला सवाल देखिए, भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम की दिशा में आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की दिशा में आपको व्यवस्थित करना है। देखिए कोटा, नामरूप, ओबरा और परीक्षा। तो नामरूप कहाँ पर है? असम में है, आप सभी लोग जानते हैं। ओबरा जो है ये उत्तर प्रदेश में है, सोनभद्र जिले में। इसके अलावा परीक्षा जो है ये झांसी उत्तर प्रदेश में है और कोटा जो है राजस्थान में है। तो पूर्व में सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? तो अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले जो है आपका असम में हो जाएगा। ठीक है, तो असम में देखिए कौन सा? तो नामरूप जो है असम में हो जाएगा। ठीक, तो दूसरा सबसे पहले आ जाएगा, तो पहला कट गया और आपका जो है बी और सी बचा। इसके बाद जो है आपका कौन सा आ जाएगा? तो ओबरा आ जाएगा। ओबरा जो है ये कहाँ पर है? तो ये सोनभद्र में है। तो ये 3 आ जाएगा। इसके बाद 4 और 1, तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 2 3 4 1। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि उपयुक्त जो है थर्मल पावर प्रोजेक्टों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम जो है नामरूप असम, ओबरा सोनभद्र उत्तर प्रदेश में, परीक्षा जो है झांसी उत्तर प्रदेश में और कोटा राजस्थान में है। देखिए जल विद्युत से आपका सवाल पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में है। याद रखिएगा 66वीं बीपीएससी एग्जाम प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। और राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। चंबल घाटी विकास परियोजना से ये संबंधित है। यह परियोजना राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल देखिए, भारत सरकार के कुल उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? भारत सरकार के कुल उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है ये आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पर जो आंकड़े लिखे हुए हैं दोस्तों वो कितने हैं ये आपको बताना है। वो ये जो है उसी के अनुरूप हैं 2017 के। इस पे आंकड़े जो है बढ़ते रहते हैं, जल विद्युत उत्पादन बढ़ता रहता है, कभी घटता रहता है। तो आप इसको जो है एक बार लेटेस्टली चेक कर लीजिएगा। वैसे मैं आप चेक करके मैं आपको बता दूंगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर जो सही जवाब माना गया है ये 10% माना गया है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया है। देखिए प्रश्नकाल 2016-17 में जल विद्युत का कुल उत्पादन जो है योगदान जो है 10.6% था। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के 31 दिसंबर 2022 तक स्थिति के अनुसार भारत में संस्थापित विद्युत क्षमता जो है 4,10,339 मेगावाट थी। इसमें जल विद्युत का योगदान जो है 46,850 मेगावाट अर्थात 11.4% है। अगला सवाल देखिए, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में कितनी थी? 2011 में ये सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा ये था 243 किलोग्राम तेल के बराबर। 243 किलोग्राम तेल के बराबर इसका सही जवाब जो है ये हमारा हो जाएगा। देखिए वर्ष 1994 में भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत जो है ये 244 किलोग्राम तेल के बराबर थी, जो 1471 किलोग्राम प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत के विश्व
स्तर से बहुत कम थी। भारत में वर्ष 2019 में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत जो है 0.6 टन तेल के बराबर है, जबकि वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति औसत 1.8 टन है। अतः वर्तमान में कोई विकल्प सही नहीं है। प्रश्नकाल में जो है विकल्प जो है सी सही था। अगला सवाल देखिए, भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है। देखिए कहा जा रहा है कि कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय किया जाता है, बिल्कुल सही है। प्रसारण एवं संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, ऐसा इसमें कहा जा रहा है, तो ये भी आपका जो है सही हो जाएगा। कह रहा है राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी है, तो बिल्कुल सही है। और राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ये आपके जो है ये आपके चारों जो है आपके विकल्प जो है ये हमारे सही हो जाएंगे। तो इसमें जो है चारों कथन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, याद रखिएगा इसका बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में ये सवाल पूछा गया था। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की कार्यविधि में कई कमजोरियां हैं तथा उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिनमें प्रबंधकीय अकुशलताएं, वित्तीय संसाधनों का अभाव, केंद्रीय बिजली संस्थाओं को भुगतान करने की असमर्थता, व्यापक संचारण व वितरण हानियां आदि सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त राज्यों में कृषि क्षेत्र को बहुत कम कीमत पर बिजली उपलब्ध कराते हैं, जिससे आर्थिक सहायता का भार बहुत बढ़ जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार भारत में संचरण व वितरण हानियां अधिकतर देशों की तुलना में अधिक हैं। इन हानियों के कई कारण हैं, जैसे बिजली की व्यापक चोरी, कम वोल्टेज पर ऊर्जा की बिक्री, दूरदराज कम आबादी वाले क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था करना और वितरण प्रणाली में कम निवेश। अगला सवाल देखिए, निम्न राज्यों में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है, ये आपको बताना है। 2020 का सवाल है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। अब इन राज्यों में से पूछ रहा है, याद रखिएगा इन राज्यों में से पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही जवाब बी विकल्प हो जाएगा, कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक बी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। 62 बीपीएससी प्री 2020 में सवाल पूछा गया था। अब 2022 की स्थिति के अनुसार देखिए, कर्नाटक में जो है 7,885 लगभग मेगावाट है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा है 16,340, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अब की बात करें तो अब जो है राजस्थान सही हो जाता, लेकिन तब की बात थी, तो इसीलिए जो है बी विकल्प सही हो गया है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कैगा कैगा क्या है, तो कैगा जो है मैंगलोर के निकट यहाँ पर एक न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है, या तमिलनाडु में एक औद्योगिक केंद्र है, यह जो है महाराष्ट्र में एक सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए जाना जाता है, और यह कोंकण तट पर है और मनोहारी दृश्यों के लिए जाना जाता है। तो ये इनमें से कोई भी नहीं है दोस्तों, ये है मैंगलोर के निकट एक जो है न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है, कैगा, ठीक है। ये आपका जो है कर्नाटक में, तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, कैगा परमाणु शक्ति संयंत्र भारत के कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले के कैगा ग्राम के समीप काली नदी के किनारे स्थित नाभिकीय संयंत्र है। यह वर्ष 2000 से क्रियाशील है। इसका संचालन भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल देखिए, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की, ये आपको बताना है। बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 का सवाल है, और इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। मार्च 1838 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से, या मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से, या 1837 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। टीआरई 3 में ये सवाल आपका पूछा गया था। पुस्तकालय का इतिहास दस्तावेजों के संग्रह को व्यवस्थित करने के पहले प्रयासों से शुरू हुआ, और राष्ट्रीय पुस्तकालय का इतिहास 21 मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के गठन के साथ शुरू हुआ। यह एक गैर सरकारी संस्थान था तथा मालिकाना आधार पर चलाया जाता था। अगला सवाल देखिए, उद्योग से संबंधित सवाल है, लौह और इस्पात उद्योग। अब इसमें पहला सवाल आपसे कह रहा है कि स्टेनलेस जो मिश्र धातु है ये किसके किसके मिश्रण से बनता है, ये आपको बताना है। जो स्टेनलेस आपका मिश्र धातु है ये किसके किसके मिश्रण से बनता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, लोहा और क्रोमियम का। लोहा और क्रोमियम का मिश्रण से जो है स्टेनलेस स्टील जो है ये बनाई जाती है, तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। 38वीं बीपीएससी प्री 1992 में ये सवाल पूछा गया था। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं है कि हम आपके साथ जो है लाइव जुड़ सकें। जैसे ही हमारे पास रिसोर्स होते हैं हम आपके साथ लाइव जुड़ने का प्रयास करेंगे। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट भी दे दी गई है, तो आप वहाँ से भी उसको चेक कर लीजिएगा और उसको जरूर देखिएगा। पॉलिटी की क्लासेज आपको देखने को मिल जाएंगी, उसमें आप उसको भी जरूर देखिएगा।
देखिए स्टेनलेस या स्टील जो धब्बा रहित स्टील होता है, बनाने में सामान्यतः क्रोमियम और निकल के प्रयोग में लाया जाता है। इन दोनों को ही लौह धातु के साथ मिलाकर कुछ मात्रा में कार्बन डालकर स्टेनलेस स्टील जो है तैयार किया जाता है। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवसतीय स्थानांतरण का जो है प्रमुख कारण क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण क्या है इसका, ये आपको बताना है। तो देखिए गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क और निक्षेपों का मिलना इस क्षेत्र में इस्पात निर्यातक की तुलनात्मक सुविधा, यही सबसे प्रमुख कारण है, याद रखिएगा। तो इसका बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। बाकी स्पंज लौह तकनीकी का अपनाया जाना ये सभी इसके कारण नहीं है, ये आपका बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर गोवा और मध्य प्रदेश में जो है स्थित उत्तम श्रेणी के जो लौह अयस्क जो है आसानी से मिल जाते हैं और निक्षेपों की जो है निकटता के साथ ही इस्पात निर्यात के लिए बंदरगाहों की उपस्थिति और विनिर्माण हेतु उसी क्षेत्र में लोहे की खपत पश्चिम तट के निकट लौह संयंत्रों की स्थापना का मुख्य कारण है। अगला सवाल देखिए टिस्को कहाँ पर है, टिस्को किसके नज़दीक है, ये आपको बताना है। टिस्को पटना, धनबाद या जो है दरभंगा या टाटानगर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा टाटानगर। टिस्को की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1907 में हुई थी, झारखंड में साक्षी नामक स्थान पर। अब इसको जो है जमशेदपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो 1907 में हुई थी, ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। टाटानगर जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की स्थापना वर्ष 1907 में की गई थी। अब इसे टाटा स्टील के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल देखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, जिससे यह भारत में पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक कंपनी बन गई थी। देखिए ये बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिएगा, ये आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है सवाल। तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी, 1907 में हुई थी, याद रखिएगा। बी आपका सही हो जाएगा। देखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदजी नुसरवान जी टाटा ने वर्ष 1907 में की थी। वर्तमान में इसे टाटा स्टील लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, जो एक भारतीय बहुराष्ट्रीय इस्पात निर्माण कंपनी है। अगला सवाल देखिए एल्यूमिनियम और तांबा उद्योग। एक है एल्यूमिनियम और तांबा उद्योग निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ तांबा उद्योग जो है स्थापित है, ये आपको बताना है कि तांबा उद्योग जो है कहाँ स्थापित है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा तारापुर नहीं, रांची नहीं, टीटागढ़ भी नहीं, ये आपका हो जाएगा खेतड़ी। ठीक है, खेतड़ी में उद्योग स्थापित है। डी विकल्प जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। 60 से लेके 62वीं बीपीएससी प्री 2016 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है और यह तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तांबे की खदानें पाई जाती हैं। हिंदुस्तान कापर लिमिटेड के अधीन यहाँ कापर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जबकि तारापुर परमाणु ऊर्जा, टीटागढ़ कागज उद्योग और रांची इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखिए मिसलेनियस उद्योग से यहाँ पर सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं कि तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पर पाए जाते हैं। तमिलनाडु में सर्वाधिक जो है सूती वस्त्र के जो है कारखाने कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये जो है कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। ना तो सलेम, ना चेन्नई, ना मदुरई, तो ये कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने हैं और कोयम्बटूर में लगभग 919 सूती वस्त्र मिले हैं, जो तमिलनाडु के कुल मिलों का 40% है। भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने तमिलनाडु में हैं, उसके बाद महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में है। अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग का केंद्र है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग का केंद्र है, ये आपको बताना है। बोकारो, सानंद, तारापुर या जो है भीलवाड़ा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा जो है ये आपका सही हो जाएगा। देखिए दिए गए विकल्पों में भीलवाड़ा जो है ये वस्त्र उद्योग का केंद्र है। धातव्य है कि भीलवाड़ा जो है राजस्थान में है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी जो है वस्त्र या लौह ये सब नहीं दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है बिहार में, तो ये जो है सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। 56वीं से 59 बीपीएससी प्री 2015 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए बिहार में डालमिया नगर मुख्य रूप से सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है और इसके अतिरिक्त यहाँ चीनी, कागज, केमिकल आदि उद्योग भी स्थापित किए गए हैं। अगला सवाल देखिए भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है कहाँ लगाया गया था। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है कहाँ लगाया गया था, तो ये जो है सिंदरी में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा सिंदरी में। वैसे इसको स्टार इसलिए मार्क किया गया है, किस लिए, तो ये हम एक्सप्लेनेशन के माध्यम से जानेंगे। इसका बी विकल्प मेरे हिसाब से सही हो जाएगा। 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में ये सही हो जाएगा, लेकिन ये उर्वरक संयंत्र पूछा है। देखिए यहाँ पर क्या है कि देखिए भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है 1951 में बिहार वर्तमान झारखंड के सिंदरी में स्थापित किया गया और इसके बाद नांगल या पंजाब उर्वरक संयंत्र स्थापित हुआ। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। तो यहाँ
पर इसीलिए जो है इसको स्टार मार्क कर दिया गया है। अगला सवाल देखिए, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? अखबारी कागज कहाँ पर बनाया जाता है ये आपको बताना है। तो सतना में नहीं, याद रखिएगा, सतना में नहीं, दुर्गापुर में भी नहीं, कानपुर में भी नहीं, ये आपका नेपानगर, ठीक है। नेपानगर जो है ये कागज उद्योग के लिए और अखबारी कागज उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध है, तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 67 बीपीएससी एग्जाम पर 2022 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, नेपानगर मध्य प्रदेश राज्य के बुरहानपुर जिले में स्थित एक औद्योगिक नगर है जो अखबारी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ में क्या उपलब्ध है, किस लिए? तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले चूना पत्थर हो गया, ठीक है। इसके बाद सस्ता श्रम, सस्ता परिवहन और सस्ती विद्युत, तो ये सभी कारण हो जाएंगे। यहाँ पर कोई एक कारण नहीं कहा जा सकता है, तो ये सभी ही आपके सही हैं। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, आधारभूत उद्योगों में लौह इस्पात के पश्चात राज्य में सीमेंट उद्योग का स्थान है और राज्य में चूना पत्थर, सस्ता श्रम कारण सीमेंट उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ है। राज्य में प्रथम सीमेंट कारखाना एसीसी के द्वारा वर्ष 1964 में दुर्ग के जामुल नामक स्थान पर लगाया गया था। तो ना चारो तो कम से कम 2 तो सही हो सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से इनमें से एक से ज़्यादा सवाल जो ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे। देखिए, अगला सवाल देखिए, उद्योगों को उनके स्थान से मिलाना है और नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, बेंगलुरु में क्या है, तो बेंगलुरु में आप सभी लोग जानते हैं वायुयान उद्योग है, तो बेंगलुरु का हम 3 से मिला देंगे। कोरबा में क्या है, तो कोरबा आप सभी लोग जानते हैं, कोरबा में एल्यूमिनियम, ठीक है। कोरबा में एल्यूमिनियम, तो 3 के बाद 4 हो जाएगा। इसके बाद जमशेदपुर में लौह इस्पात, तो 1 हो जाएगा। मलाज खंड में जो है तांबा, तो ये आपका 3 4 1 2 हो जाएगा। देखिए, डी विकल्प में 3 4 1 2 लिखा गया है, तो इसीलिए डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 60 से 62 बीपीएससी प्री 2016 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 68 बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये कहा जा रहा है, और यह वजन कम करने वाला उद्योग है और महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। 2023 का सवाल है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका सही हो जाएगा कौन सा? पहला तो ये भी आपका सही हो जाएगा और ये भी आपका सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 68 बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, चीनी उद्योग एक भारहास उद्योग है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है, जबकि थाईलैंड के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ये 5 अक्टूबर 2022 के अनुसार के आंकड़े हैं और महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। अगला सवाल हम देखेंगे अगले सेशन में। आज के सेशन में दोस्तों इतना ही सवाल थे। सेशन छोटा इसीलिए है क्योंकि अभी तक जो है तबीयत थोड़ी सी सही नहीं हो पाई है और छोटे छोटे सेशन मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको जो है रिवीजन करने में आसानी हो। अगले जो हमारा सेशन होने वाला है, अगला सेशन, इसमें हम परिवहन से संबंधित सवाल देखने वाले हैं, जिसमें सड़क परिवहन, रेल परिवहन, नौ परिवहन और वायु परिवहन से संबंधित सवालों को हम देखने वाले हैं। जैसे जो है राष्ट्रीय जल मार्ग, राष्ट्रीय जो है रेल मार्ग, इन सभी से हम संबंधित सवालों को देखेंगे। वैसे राष्ट्रीय रेल मार्ग क्या, सभी जो है रेल मार्ग जो है राष्ट्रीय ही होते हैं क्योंकि एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो आप इस बात का जो है ध्यान रखिएगा। वैसे मुख्यतः जो है हम नेशनल वाटरवे देखेंगे और जो है सड़क परिवहन देखेंगे। मुख्यतः ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप सभी लोग अगले सेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।